Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, then kindly subscribe it. See, fetal surveillance is the most important topic of obstetrics. In the previous video, I already mentioned many high risk pregnancy conditions which needed antepartum fetal surveillance. Okay, so let's discuss what are the tools of fetal surveillance. सो फर्स्ट है कि टेल द मदर टू सी फॉर द फीटल मूवमेंट काउंट, डेली फीटल मूवमेंट काउंट डीएफएम से। आप बोलो मदर को कि आफ्टर मील रेस्ट करें आइदर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में और राइट लेटरल पोजीशन में एंड फीटल मूवमेंट को काउंट करें। इफ़ देयर आर मोर देन 10 मूवमेंट्स इन 12 वॉकिंग आवर देन द बेबी इज हेल्दी। तब हम कह सकते हैं कि बेबी हेल्दी है। वी कैन ऑल्सो डू द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी इसके लिए करते हैं। इट इज सिंपैथेटिक वर्सेस पारासिम्पैथेटिक वेलबींग। ये सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक सिस्टम फीटस में जो है ना वो 28 वीक के बाद में इस्टेब्लिश हो जाता है। बट जनरली 32 वीक्स ऑनवर्ड वी डू नॉन स्ट्रेस टेस्ट। टेस्ट विल बी डन 32 वीक्स ऑनवर्ड। 32 वीक के बाद ही हम ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो इस टेस्ट के पीछे क्या फंडामेंटल है कि मूवमेंट ऑफ फीटस के साथ ना हार्ट रेट इंक्रीज करता है। ओके, इफ़ आप रेस्ट में हो देन आपका पल्स रेट नॉर्मल होता है ना। इफ़ आप थोड़ा सा वॉकिंग के बाद देखो तो पल्स आपका भी इंक्रीज कर जाता है। सेम प्रिंसिपल ना बेबी पे भी अप्लाई होता है। जब हम प्रोब मदर की टमी पर रखते हैं टू चेक द फीटल हार्ट रेट, तो ये डॉपलर हार्ट रेट को कैच करता है। ओके, सपोज हार्ट रेट 130 पर जा रहा है, 130 पे जा रहा है एंड सडनली टमी में बेबी मूव करता है, देन हार्ट रेट क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इंक्रीज इन द हार्ट रेट विथ फीटल मूवमेंट इज ए डिजायर्ड थिंग। ठीक है, जब बेबी मूव करता है ना तो ये तो इंक्रीज करता है हार्ट रेट, बट जब बेबी का मूवमेंट जब रिड्यूस होता है तो फिर अगेन हार्ट रेट क्या होता है, फिर नॉर्मल आ जाता है। ओके, इफ़ मैं ग्राफ पे दिखाऊं तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि नॉर्मली बेबी का हार्ट रेट कितना है, यहाँ पे 130 है। लेकिन जैसे ही फीटल मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, ये इंक्रीज किया एंड फिर जैसे ही बेबी नॉर्मल हुआ तो ये बेसलाइन पे फिर अपने आ गया। मीन्स with the fetal movement the heart rate should increase, so the rise of heart rate should be at least more than 15 beats from the baseline। बेसलाइन से कितना होना चाहिए, 15 बीट इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, एंड या दिस राइज शुड लास्ट फॉर मोर देन 15 सेकेंड। ये 15 सेकेंड तक ये जो इंक्रीज है ना हार्ट रेट का, ये 15 सेकेंड तक इतना रहना चाहिए। ठीक है, एंड ये एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए 20 मिनट के अंदर में। ठीक है, 2 और मोर देन 2 एक्सलेशन होने चाहिए। ठीक है, सो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ओके, सो इफ एनएसटी रिएक्टिव है दैट मीन्स बेबी इज हेल्दी। सो हम एश्योर्ड हो जाते हैं कि 99% चांस है इसमें कि बेबी अलाइव रहेगा फॉर द नेक्स्ट 1 वीक के लिए। मीन्स जो चांस ऑफ आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डेथ का जो चांस है, जब 99% चांस है बेबी के अलाइव रहने का, तो फिर बाकी बच गया कितना, 1% से कम ना। तो 1% चांस है कि बेबी को मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही बेबी की डेथ हो जाएगी। इसका चांस लेस देन 1% हो जाता है फॉर द 1 वीक। सिर्फ 1 वीक के लिए ये जो टेस्ट है ये हमारा काम करता है। ओके, सो नाउ सी हाउ फ्रीक्वेंटली वी डू एनएसटी। अब एनएसटी हम कितनी बार कर सकते हैं। सी 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में फॉर ऑल प्रेग्नेंट फीमेल, हम हर प्रेग्नेंट फीमेल को एनएसटी टेस्ट हम वीकली करते हैं। ओके, बाय वीकली फॉर द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जितने भी हाई रिस्क कंडीशंस हैं, PIH हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, ये सब में क्या करते हैं, बाय वीकली करते हैं, 2 बार करते हैं वीक में। वंस इन 48 आवर फॉर कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस एंड सीवियर हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन सीवियर है या फिर कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस है तो उस केस में हम 48 आवर में एक बार एनएसटी टेस्ट करते हैं। ओके, डेली फॉर अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस। इफ अगर अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस है देन जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है ना उसको डेली करना होता है। ओके,
Now let's see what are the biophysical profile. It is also known as मैनिंग स्कोर. ओके, ये यूएसजी से किया जाता है एंड इसमें यूएसजी पर आपको फीटल मूवमेंट देखने को मिलेगा. फीटल टोन का भी इससे पता चलता है. इफ़ बेबी सो रहा होता है तो भी आपको यूएसजी में ना एक्टिव फ्लेक्शन बेबी का एंड एक्टिव एक्सटेंशन दिखेगा लिम्स का, मीन्स हाथ पैर बेबी मोड़ रहा होता है. तो अगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्टिव है, पता चल रहा है हमें यूएसजी में, तो इसका मतलब है कि बेबी का टोन जो है ना वो अच्छा है. नेक्स्ट है फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट. से बेबी ब्रीदिंग नहीं करता है यूट्रस के अंदर में. ओके, बेबी को मदर के थ्रू ऑक्सीजन मिलता है बट वो ना एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करते रहता है, सो दैट बेबी का चेस्ट जो है ना वो एक्सपैंड करते रहता है जब वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्लो करता है तब. ओके, एडिक्वेट नॉन स्ट्रेस टेस्ट अगर अच्छा है, एमनियोटिक फ्लूइड भी अच्छा है, ठीक है, देन ये सभी को 2 पॉइंट्स मिले हैं. ओके, सो टोटल स्कोर जो होता है ना बायोफिजिकल प्रोफाइल का वो होना चाहिए 10/10. तो हम कहते हैं कि बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है ना वो अच्छा है. ओके, सो इफ बायोफिजिकल प्रोफाइल का स्कोर 10/10 है देन वी कैन से कि इट इज़ अ गुड बायोफिजिकल प्रोफाइल. नेक्स्ट देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. सी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से बहुत एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्जाम में. लेट्स सी यूट्रस एंड द फीटस इनसाइड द यूट्रस. आप देख सकते हो यहाँ पे ये सपोज यूट्रस एंड फीटस है. सो एज यू नो कि इस सैक में बहुत लिक्वर होता है. सो हम अल्ट्रासाउंड प्रोब लेकर चारों कॉर्नर पे रखते हैं, ठीक है. इफ़ आप इमेजिन करो कि सुपाइन पोजीशन में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो लेटी है, देन फ्लूइड क्या होगा, ग्रेविटेट होकर चारों कॉर्नर पे तो चला जाएगा ना, एंड चारों फ्री कॉर्नर में चला जाएगा. तो ये चारों फ्री पॉकेट इसको बोलते हैं. सो हम इस पॉकेट का ना यूट्राइन डेप्थ सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं. वर्टिकल डेप्थ, सॉरी यूट्राइन डेप्थ नहीं, इसका वर्टिकल, ये जो एमनियोटिक सैक है ना इसका वर्टिकल डेप्थ मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में. सो ये आता है सपोज 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो टोटल कितना हुआ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, टोटल को ऐड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, सो ये अरिथमेटिकल सम है चारों पॉकेट्स का. तो यही होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. सो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है ना वो होता है 10 to 15 सेंटीमीटर. इफ़ लेस देन 5 होता है अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, देन हम कहते हैं कि ये ओलिगो एमनियोज है, ठीक. इफ़ अगर चारों पॉकेट का जो सम होता है, चारों पॉकेट फ्री पॉकेट का सम जो होता है लिक्विड का, तो वो अगर आता है मोर देन 24 देन हम कहते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोम्नियोज का केस है. ओके, ऑल राइट. सी वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट इफ़ आप अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, देन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा. ओके, सो नाउ सी व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ लिक्वर. सो जो नॉर्मल अमाउंट होता है ना लिक्वर का वो होता है 1000 ml अराउंड 32 to 34 वीक पे, ठीक है. इफ़ अगर आपके एग्ज़ाम में रेंज नहीं दिया है ना ऑप्शन में 32-34 वीक का, देन आपको 34 वीक पे ही मार्क करना है. ओके, इफ़ लिक्वर लेस देन 500 ml देन हम इसको बोलते हैं ओलिगो एमनियोज, ठीक है. इफ़ ये मोर देन 2000 ml होता है ना देन हम इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोम्नियोज. ओके, इफ़ आपसे कोई सिंगल पॉकेट का क्राइटेरिया पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देन ओलिगो एंड हाइड्रोएमनियोज के लिए, ठीक है, देन कोई एक सिंगल पॉकेट का अगर मेज़र जो है ना वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो हम इसे बोलते हैं कि ये ओलिगो हाइड्रोएमनियोज का केस है, ओलिगो एमनियोज. एंड इफ़ अगर ये सिंगल पॉकेट का मेज़र मोर देन 8 सेंटीमीटर आ रहा है, किसी भी एक सिंगल, ये चारों पॉकेट में से किसी एक सिंगल पॉकेट का मेज़र मोर देन 8 सेंटीमीटर आ रहा है, देन ये पॉलीहाइड्रोएमनियोज का केस है. ओके, नाउ क्लियर. सो मैं एमनियोटिक फ्लूइड का ना एक चार्ट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया हुआ है ये. तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में अराउंड 32 to 34 वीक पे कितना लिक्वर होता है 1000 ml. ओके, सो ये सबसे ज़्यादा होता है. एंड टर्म पे मीन्स 40 वीक पे, यहाँ पे 40 वीक लिखा है, 40 वीक पे ये हो जाता है अप्रॉक्स 400 to 600
ml. ओके, बट अगर बेबी 28 वीक पर ही आती है प्रेग्नेंट लेडीज और 28 वीक पर बेबी ब्रीच है, ठीक है, सॉरी 32 वीक का प्रेगनेंसी है एंड वो क्या है ना 28 वीक का लग रहा है, ठीक है, और वो ब्रीच है बेबी, सो क्या मैनेजमेंट होगा इसका, इस ब्रीच प्रेजेंटेशन का 30 वीक पे या 28 वीक पे? नाउ वी ऑल नो कि हम ब्रीच का भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप में तो होता ही है, बट इफ़ ब्रीच एंड सिफेलिक डिलीवरी चॉइस में दे तो मैं नहीं चाहती कि ब्रीच की डिलीवरी करो, सो क्या मैं इस बेबी को टर्न कर सकती हूँ यूट्रस में ही? बेबी का सिफेलिक पार्ट पकड़ के अगर एब्डोमेन में ही टर्न कर दें, सिफेलिक पार्ट बेबी का पकड़ के अगर एब्डोमेन में ही इसको टर्न कर दें तो सिफेलिक वर्जन में आ जाएगा ना, जो कि एक फेवरेबल वर्जन है। सो ये प्रोसेस ना एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कहलाता है, ओके, बट ये 30 वीक या 28 वीक पर हम नहीं कर सकते बिकॉज इस टाइम में ना बेबी बहुत छोटा होता है एंड 30 वीक पर, और आपको पता है कि 30 वीक पे आप टर्न करोगे देन क्या होगा, फिर से बड़े शेक में एंड साइज बेबी का कम होने के कारण बेबी ना टर्न होके फिर से ब्रीच हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इस टाइम में बेबी का वेरिएबल प्रेजेंटेशन होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको अराउंड 36 वीक पे इस पेशेंट को बुलाती हूँ एंड उस टाइम में लिक्वर भी कम हो जाता है 36 वीक पे, जो कि अराउंड हो जाता है 600 to 800 ml एंड बेबी पहले के कंपेरिजन में बड़ा हो गया होता है। सो अब आप इस बेबी का हेड एंड बटक को पकड़ के एब्डोमिनल वाल के थ्रू ही एब्डोमेन में टर्न करके सिफेलिक बना देते हो, बट रिमेंबर ये सारे प्रोसेस जो है ना वो अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस होने चाहिए, ओके, ऐसे ही क्लिनिक में ओपीडी में आप नहीं कर सकते हो ये, ठीक है, ओके। तो 36 वीक पर लिक्वर भी कम है एंड बेबी बड़ा है, हेड ऑफ द बेबी ऑल्सो हेवियर, सो अब ये सिफेलिक वर्जन में रह सकता है एंड अब ये शायद ही टर्न हो पाए दोबारा से। सो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन जो है ना वो प्राइमरी ग्रेविडा में 36 वीक पे करते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा में 36 वीक पे, बट मल्टी ग्रेविडा में ये 37 वीक पे करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि बायोफिजिकल प्रोफाइल में 10/10 एक अच्छा स्कोर है, ओके, बट मान लीजिए कि स्कोर है 8/10, आपका स्कोर आता है 8/10, तो ये भी तो अच्छा स्कोर है ना, पास मार्क्स तो है ही, तो आप बोलेंगे कि 6/10 से ऊपर अच्छा स्कोर होता है एंड 8/10 है तो ये तो नियर परफेक्ट है, तो आप पेशेंट को छोड़ सकते हैं क्या? बाय द वे आपने सपोज आप डॉक्टर हो, आपने अपने इंटर्न से पूछ लिया कि जो कि 8/10 की खबर लेकर आया था कि सर बायोफिजिकल प्रोफाइल जो पेशेंट का है वो तो 8/10 है, तब आप उससे पूछते हो कि ठीक है 8/10 तो ठीक है, बट वो कौन सा पैरामीटर है जिसमें स्कोर नहीं मिले बायोफिजिकल प्रोफाइल में? तो इंटर्न कहता है कि सर पेशेंट का यूएसजी करके देखा था ना रेडियोलॉजिस्ट ने, तो उन्होंने बताया कि लीक्वर बहुत कम है, तो लीक्वर का स्कोर 0 दे दिया, बाकी सब तो ठीक है। सो इफ़ लीक्वर कम है तो बाकी पैरामीटर कितने भी अच्छे हो जाएं तो ये तो वाटर ऑफ लाइफ है बेबी के लिए ना लीक्वर, इफ़ इसका अमाउंट कम आ रहा है तो बेबी का कंप्रोमाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो लीक्वर इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल, ओके। तो अब आ गया है नया मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल, जिसमें हम सिर्फ 2 पैरामीटर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि है AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इफ़ ये दोनों ठीक हैं देन यू कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, क्योंकि 8/10 से हमें एक स्यूडो कॉन्फिडेंस मिला कि स्कोर अच्छा है, बट लिक्वर कम है, आपने देखा नहीं 8/10 आया, आपने सोचा कि हाँ स्कोर तो बहुत अच्छा है, तो आपने पेशेंट को घर भेज दिया और हो सकता है कि बेबी की डेथ हो गई, ओके। सो मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल इंक्लूड AFI एंड NST, ओके। अब एक और टेस्ट है जिसे हम देखते हैं बेबी की मूवमेंट, जिससे हम देखते हैं कि बेबी की मूवमेंट कितने अच्छे से हो रही है। तो एक तो आप प्रोब लगा के फीटल मूवमेंट काउंट देखते हो, फिर आप नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं जिसमें बेबी का मूवमेंट होता है, तो बेबी का हार्ट बीट जो है ना वो इंक्रीज़ करता है, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले
सपोज आप किसी का नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं और नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते टाइम में बेबी मूव ही नहीं करता। सो देखिए, इफ़ नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉन रिएक्टिव है, मीन्स बेबी मूव नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ सीजेरियन मत कर दीजिएगा। एनएसटी नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है कि बेबी सो रहा है, मदर को खाना खिलाइए, जब फूड बेबी को मिलेगा वो मूव करने लगेगा, तब आप एनएसटी कर लीजिए। डोंट थिंक कि एनएसटी नॉन रिएक्टिव है उसका मतलब है सीजेरियन सेक्शन या फिर बेबी जो है वो बेबी को फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। ओके, सो एनएसटी अगर नॉन रिएक्टिव है देन मदर को खाना खिलाओ, 1 आवर के बाद फिर से देखो, बेबी में मूवमेंट मिलेगा। बट कई बार उसके बाद भी नॉन स्ट्रेस टेस्ट ना निगेटिव ही आता है, मीन्स नहीं मिल पाता है उसमें, निगेटिव नहीं सॉरी, उसमें रिएक्टिव नहीं होता है, मीन्स जो हार्ट रेट है ना वो इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, बेसलाइन से तो जो हार्ट रेट है ना वो तो 130 पे बेसलाइन पे चल ही रहा है ना, जो यहाँ हार्ट रेट है वो 130 पे चल रहा है, बस इसमें ये एक्सेलरेशन जो चाहिए ना मुझे वो नहीं मिल रहा है। ये बेसलाइन पे चल रहा है, एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी मरा है। ठीक है, बेबी मरा नहीं है, हार्ट रेट ठीक है, ये 130 पे है, बस एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, एक डिवाइस आता है एकॉस्टिक वाइब्रेशन डिवाइस, उसके हेल्प से हम एक टेस्ट करते हैं। सी वाइब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन, इट इज़ अ सिंपल नॉन इन्वेजिव टेक्निक where a device is placed on the maternal abdomen over the region of fetal head, fetal head के पास में रखते हैं, and sound is emitted। इससे क्या होता है ना, साउंड एक साउंड वाला रहता है इंस्ट्रूमेंट, तो उससे साउंड इमिट मतलब साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। एंड ये जो डिवाइस है वाइब्रो एकॉस्टिक वाइब्रेशन डिवाइस, इसको फीटल जहाँ हेड फील होता है ना वहाँ पे रखते हैं एट ए प्री डिटरमाइंड लेवल फॉर सेवरल सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए रखते हैं। क्या होता है ना कि दिस रिजल्ट्स इन स्टार्टर रिफ्लेक्स, ये एक तरह का रिफ्लेक्स देता है फीटल में, रिजल्टिंग इन सब्सिक्वेंट फीटल हार्ट रेट। इससे क्या होता है ना, समझो कि फीटस जो है ना, बेबी जो सो रहा होता है वो जग जाता है। ठीक है, एंड सडन चौंक के जगने की वजह से क्या होता है, फीटल हार्ट रेट जो है ना उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक, जिससे विच इज़ मार्कर ऑफ रीएश्योरेंस ऑफ फीटल वेलबींग, जिससे पता चलता है कि बेबी अब ठीक है, क्योंकि बेबी का जो हार्ट रेट है वो 130 पर तो जा रहा था, लेकिन अब ये इसमें एक्सेलरेशन आ गया। ओके, सो इस टेस्ट को शॉर्ट में VAST वास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि वास्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल, क्या वास्ट बायोफिजिकल प्रोफाइल का कंपोनेंट है? तो आंसर होगा नो, बिकॉज बायोफिजिकल प्रोफाइल का 5 ही पैरामीटर है, जो कि होगा आपको जो मैंने पहले बताया, लाइक फीटल ब्रीदिंग, फीटल मूवमेंट, फीटल टोन। ठीक है, एंड FINST एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड NST। ठीक है, तो ये 5 हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल के पैरामीटर, बट वास्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल। नाउ लेट्स सी डॉपलर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का डॉपलर देखने का मतलब होता है, इसमें हम देखते हैं कि बेबी को जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो सही प्रेशर से सही अमाउंट में जा रही है या नहीं। तो हम इसमें देखते हैं यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर। ठीक है, मीन्स यूट्रस से जो फ्लो जाता है उसके बाद क्या कहाँ जाता है, प्लासेंटा में, एंड देन प्लासेंटा से एक्सचेंज होता है ना बेबी में, तो हम देखते हैं अम्बिलिकल आर्टरी का भी डॉपलर। ठीक है, एंड एक और जो डॉपलर देखा जाता है जो अब नया पे देखा जा रहा है, डक्टस वेनोसस का। तो अब इन तीनों में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉपलर है वो कौन सा है यूटेरो प्लासेंटल फ्लो देखने के लिए? वो है आपको डक्टस वेनोसस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अभी तक डक्टस वेनोसस ना चॉइस में नहीं आया है आपके MCQs में, तो आप अम्बिलिकल आर्टरी को मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो अम्बिलिकल आर्टरी एंड डक्टस वेनोसस दोनों ही अच्छे हैं। तो आपको पता है कि किसी भी आर्टरी में फ्लो जा रहा होता है तो वो सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर से जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। एज फॉर एग्जाम्पल आप अपना ब्रैकियल आर्टरी पर ब्लड प्रेशर लेते हो, ओके, तो आपका ब्लड प्रेशर आता है 120/80, तो 120 इसमें सिस्टोलिक प्रेशर
क्यों होता है? क्योंकि हार्ट जो है ना इसमें जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड 120 के पारे से ब्लड को भेजता है, और वो जब डायस्टोल में रिलैक्स करता है ना तब इन डायस्टोलिक प्रेशर तो जीरो हो जाता है, बट जो ब्रैकियल आर्टरी थी जहाँ अपने ब्लड प्रेशर देख रहा है अपना, तो वो सिस्टोल से तो वो फुली एंड डायस्टोल में ये कोलैप्स करेगी। तो जब सिस्टोल में आर्टरी फूलती है तो आपको मिलता है 120, एंड जब डायस्टोल में कोलैप्सिंग होता है ब्लड वेसल्स का, तो इस कोलैप्सिंग की वजह से भी प्रेशर आता है, तो वो आता है 80 का। ओके, तो हम कहते हैं ना कि सिस्टेमिक रिक्वायल मीन्स जितने भी ब्लड वेसल्स हैं जो सिस्टोल में फूलते हैं एंड डायस्टोल में कोलैप्स करते हैं, तो जैसे ही कोलैप्स होता है ब्लड उससे भी आगे जाता है, मीन्स ब्लड तो आगे जा रहा होता है सिस्टोल में एंड डायस्टोल में उससे भी थोड़ा आगे जाता है बट कम प्रेशर से, ठीक है। तो ब्लड तो हमेशा आगे जाता है, 120/80 मीन्स सिस्टोल में ज़्यादा फोर्सफुली जाता है एंड डायस्टोल में भी आगे जाता है बट 80 के प्रेशर से जाता है, ठीक है। तो ब्लड हमेशा फॉरवर्ड की तरफ जाता है। तो अब हम अम्बिलिकल आर्टरी या फिर डक्टस वेनोसस इन सब में भी वही फ्लो देखना चाहते हैं, तो अब हम अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर कर रहे हैं। ओके, तो हमें इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो नॉर्मली बेसलाइन से ना ज़्यादा ब्लड सप्लाई निकलना स्टार्ट होता है। ओके, तो सिस्टोल में ये ज़्यादा जाएगा, ठीक, तो सिस्टोल में फ्लो जो होगा ना वो ज़्यादा दिखेगा एंड डायस्टोल में ये फ्लो थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है। तो ये जो कम जो जा रहा है यहाँ से फ्लो आप देख सकते हो, ये कम जा रहा है, ये हो गया आपको डायस्टोलिक फ्लो, और ये सिस्टोल हो गया, ये ऊपर वाला नोच, ये सिस्टोल हो गया, और ये हो गया आपको डायस्टोल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायस्टोल है, ठीक है। तो डायस्टोलिक में क्या है, फ्लो कम है, ठीक है। तो ये जो फ्लो पैटर्न है ना ये नॉर्मल माना जाता है, ये नॉर्मल माना जाता है अम्बिलिकल आर्टरी का भी या फिर यूट्राइन आर्टरी जिसका भी हो, ठीक है। नाउ सी कि ये ब्लड फ्लो ना कंप्रोमाइज़ होता है तो कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें बेसलाइन से सिस्टोल में तो फ्लो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टोल में फ्लो ठीक है, बट डायस्टोल में ना थोड़ा सा नोच बन रहा है, डायस्टोलिक नोच यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। तो ये नोच बनना जो स्टार्ट हो गया ना मीन्स थोड़ा सा ब्लड फ्लो ना रुक रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है यहाँ डायस्टोल। तो इससे क्या होता है ना, इसे डायस्टोलिक नोचिंग कहते हैं, मीन्स सिस्टोल के बाद डायस्टोल में स्टॉपेज होकर तब डायस्टोल हो रहा है, तो कुछ कंप्रोमाइज स्टार्ट हो गया है, ओके, ब्लड फ्लो में। सो डायस्टोलिक नोच को हम कहते हैं अर्लीस्ट साइन ऑफ फीटल कंप्रोमाइज या फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रोमाइज। ओके, मीन्स अब बेबी की कंडीशन में थोड़ा थोड़ा बिगड़ना, बेबी की कंडीशन थोड़ा बिगड़ना शुरू हो गया है ना। उसी की सिस्टोल में फ्लो तो है बट डायस्टोल में फ्लो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डायस्टोल जो है ये एकदम से नीचे आ गया है, इसमें फ्लो बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब है कि इस फ्लो में इतना कंप्रोमाइज़ है कि डायस्टोलिक में ना ब्लड जा ही नहीं रहा है। सो इस अब्सेंट डायस्टोलिक का मतलब है कि बेबी की कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो गई है, ठीक है। एक और पैटर्न देखने को मिलता है, इसमें सिस्टोल का तो फ्लो मिलता है बट डायस्टोल में ना ब्लड रिटर्न आ जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लो है ना वो रिटर्न जा रहा है, इसे रिवर्सल डायस्टोलिक फ्लो कहते हैं, ठीक है। ये होता है इमिनेंट डेथ के केस में, मीन्स नाउ बेबी इज गोइंग टू डाई, एनी टाइम बेबी कैन डाई। तो इफ़ ऐसा फ्लो पैटर्न है तो बेबी तो मरने वाला, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करना होगा ऐसे में। इफ़ 32-34 वीक पर भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है रिवर्सल डायस्टोलिक फ्लो का, देन आप 1 आवर भी वेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करना होगा क्योंकि यहाँ पे इमिनेंट डेथ का चांस है, ओके। इफ़ अब्सेंट ऑफ फ्लो है देन आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिल जाता है अब्सेंट फ्लो में, अपने सर्विलेंस को बढ़ा के आप 3 से 4 डेज में डिलीवरी प्लान कर सकते हो। एंड तो ये फ्लो पैटर्न डॉपलर का है जिससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। इफ़ डॉपलर ठीक है तो कंटिन्यू कीजिए अंडर द सर्विलेंस, एंड इफ़ डॉपलर ठीक नहीं है तो आप उसका सिजेरियन कर सकते हो, इमीडिएट करना होता है, ठीक है। सो हम प्रेगनेंसी को आगे ले जा रहे हैं। नाउ सपोज जो मैंने एग्जांपल दिया था IUGR का 32 वीक
की प्रेगनेंसी थी, 28 वीक का बेबी दिख रहा था, और आपने अपनी सर्विलेंस तो 32 अपने सर्विलेंस से 32, 33, 34 वीक तक प्रेगनेंसी को ले गए, ठीक है। तो लंग तो मैच्योर हो गई ना। अब 34 वीक एंड 4 डेज के बाद सपोज एनएसटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, और बायोफिजिकल प्रोफाइल भी 8/10 चल रहा है, और लिक्वर भी थोड़ा कम हो गया है, मीन्स इस बेबी में अब कंप्रोमाइज़ आने लगा है। आयुज़ियर था 32 वीक पे, ठीक है। अब हम इस प्रेगनेंसी को 35 वीक तक सर्विलेंस के अंडर में ले आए हैं, ठीक है। सो 3 वीक जो आगे बढ़ा प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा और बेबी का लंग मैच्योर हो गया एंड बेबी का वेट भी थोड़ा इंक्रीज कर गया। सो नाउ यू टेल मी हाउ टू डिलीवर दिस चाइल्ड। इस चाइल्ड को आप डिलीवरी कैसे करोगे? क्या आप हर आयुजीआर का सीजरियन सेक्शन करेंगे? क्या सर्विलेंस चल रही हो तो डायबिटीज़ कहीं, तो क्या हर बेबी का सीजरियन ही करते हैं? नहीं, हम नॉर्मल डिलीवरी का भी ट्रायल दे सकते हैं ना सर्विलेंस से। तो इसलिए तो हम करते हैं ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन टेस्ट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, ओके। इसमें हम क्या करते हैं ना कि आईवी ऑक्सीटोसिन देते हैं पेशेंट को कम डोज में ही, और आईवी ऑक्सीटोसिन देके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ठीक है। सी पेशेंट अभी लेबर में नहीं जा रहा है, बस हम उसे आईवी ऑक्सीटोसिन देते हैं 3 to 4 कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए, एंड हम कंटिन्यूअस ऑक्सीटोसिन नहीं दे रहे हैं अभी, ओके। तो हम ये ऑक्सीटोसिन देते क्यों हैं? हम देखते हैं ना कि ये जो बेबी है जिसको आयुजीआर था, वो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में मर तो नहीं जाएगा। इफ़ प्रेगनेंसी के टाइम में ही हम ये टेस्ट करके देख लेते हैं कि लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शन होने से जो प्रेशर पड़ता है ना, बेबी के हेड पे जो प्रेशर पड़ता है, उसे ये टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। इसलिए हमने आईवी ऑक्सीटोसिन कम डोज में दिया ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो, तब अगर बेबी का हार्ट रेट ठीक चल रहा है, थोड़ा सा कंट्रैक्शन के बाद भी बेबी का हार्ट रेट जो है ना उसे टॉलरेट कर रहा है, देन हम कह सकते हैं कि लेबर पेन को ये बेबी टॉलरेट करेगा, ठीक है। अब हम इसे नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं, बट हमारे ऑक्सीटोसिन देने पर 1 से 2 कॉन्ट्रैक्शन के बाद में ही बेबी का जो हार्ट रेट है ना वो एकदम से गिर जाता है, ठीक है, गिरने लगता है, हार्ट रेट बहुत डाउन हो जाता है। तो आपको पता है कि लेबर में तो हर 10 मिनट में 3 स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। तो जो बेबी अभी लाइट कॉन्ट्रैक्शन पर ही कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो तो लेबर पेन को के कॉन्ट्रैक्शन को टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे सीजेरियन डिलीवरी ही करना होगा। अगर बेबी जो ये ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन टेस्ट है इसी में कंप्रोमाइज़ करने लगेगा तो उसका सिजेरियन सेक्शन करना होता है। अगर इसमें बेबी का हार्ट रेट नॉर्मल रहता है देन हम उसे नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट और ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन टेस्ट टेल्स द प्लॉजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ओके। कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये मैंने पहले भी बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो पैटर्न इज डन बाय डॉपलर असेसमेंट विल बेस्ट सिग्निफाई परफ्यूजन टू द बेबी। कौन सा सबसे अच्छा होता है इसमें जो परफ्यूजन है बेबी का उसको बताने के लिए? तो सबसे मैंने बताया अभी कि सबसे अच्छा होता है डक्टस वेनोसस फ्लो पैटर्न, बट अभी तक ये एग्जाम में नहीं आया है। इफ एग्जाम में आता है तो आप इसी को ही मार्क करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद होता है अम्बिलिकल आर्टरी, ओके। सिंगल बेस्ट मेजर टू असेस द यूट्रो प्लेसेंटल फ्लो, ये है डक्टस वेनोसस, डॉपलर ऑफ डक्टस वेनोसस। मीन्स अगर सिंगल पूछा जाए कि आपसे कि कौन सा मेजर है जिससे हम यूट्रो प्लेसेंटल फ्लो देख सकते हैं सबसे अच्छे से, तो वो डॉपलर डक्टस वेनोसस सबसे अच्छा ये है। लेकिन अगर इफ़ ये चॉइस में नहीं है देन हम अम्बिलिकल आर्टरी को मार्क कर सकते हैं, ओके। नाउ आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा गया है बट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो कि आयुजीआर को कब नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल देते हैं या फिर कब उसको सीजरियन सेक्शन करते हैं, ओके। क्लियर है ना? ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रापार्टम सर्विलेंस, मीन्स सर्विलेंस ड्यूरिंग द डिलीवरी, ओके। बाय, थैंक यू।